नमस्कार बच्चों, प्रस्तुत है आपका कार्यक्रम शिक्षा वाणी और मैं आपके साथ हूँ भारती शर्मा। सबसे पहले शिक्षा वाणी में हम आपको सुनवाएंगे मीना की कहानी, जिसमें आप सुनेंगे आज कहानी कमाल की कबड्डी। उसके बाद कक्षा 6 के विद्यार्थी सुनेंगे अंग्रेजी का पाठ 7 फेयर प्ले, जिसे प्रस्तुत करने आएंगी अध्यापिका प्रीति जैन। फिर कक्षा 9 के विद्यार्थी विज्ञान का पाठ 6 ऊतक सुनेंगे अध्यापिका ओम प्रभा मेहता से। तो बच्चों, करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और शुरुआत में सुनते हैं मीना की कहानी कमाल की कबड्डी। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, एक मिनट, पहले जरा पानी पी लूं। अब ठीक है, पता है मैं बहुत दूर से भागता हुआ आ रहा हूँ। क्या कहा? क्यों? अरे भैया, आपसे मिलने का टाइम जो हो गया था। चलो अब जल्दी से मिलते हैं अपनी प्यारी मीना से। रवि, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? उदास क्यों लग रहे हो? सूखी हुई घास क्यों लग रहे हो? मीना, मेरी नानी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज माँ और बाबा 10-12 दिनों के लिए उनके घर जा रहे हैं। तो तुम अकेले कैसे रहोगे? अकेले नहीं मीना, मैं अपने रमेश चाचा के घर पे रहूँगा। अब समझी, तुम अपनी नानी के घर नहीं जा रहे इसलिए इतने उदास हो। हाँ मीना, मैं भी नानी से मिलने जाना चाहता था, लेकिन बाबा ने कहा कि मुझे स्कूल से इतने दिन छुट्टी नहीं करनी चाहिए। नमस्ते बच्चों, तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि इस साल का कबड्डी मुकाबला अगले हफ्ते होगा। अगले हफ्ते? मजा आ गया, कबड्डी मुकाबला। एक मिनट दीपू, क्योंकि तुम कबड्डी के सबसे अच्छे खिलाड़ी हो, इसलिए अपनी क्लास के कप्तान तुम ही होगे। तुम आज अपनी टीम चुन लेना। जी बहन जी। रवि, तुम आधी छुट्टी में मुझे आके मिलना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बहन जी। और आधी छुट्टी के समय दीपू ने अपनी टीम लगभग चुन ली। कमल, सुनील, समीर और मोनू। दीपू, लगता है तुम रवि को अपनी टीम में लेना भूल गए हो। नहीं मीना, मैंने रवि की जगह मोनू को चुना है, क्योंकि मोनू बहुत तेज दौड़ सकता है। लेकिन रवि एक ही सांस में बहुत देर तक कबड्डी 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 बोल सकता है। लो, नाम लिया, रवि आ गया। तुम कहाँ थे रवि? मुझे बहन जी ने बुलाया था सुनील। क्या कहा बहन जी ने? दीपू, इस बार परीक्षा में मेरे नंबर कुछ कम आए हैं, इसलिए बहन जी मुझे और ज्यादा मेहनत करने के लिए कह रही थी। खैर, यहाँ पढ़ाई की नहीं कबड्डी की बात हो रही है। मीना बता रही थी कि तुम एक ही सांस में बहुत देर तक कबड्डी 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 बोल सकते हो। हाँ दीपू। मोनू, रवि, जब मैं सीटी मारूं तो तुम दोनों एक साथ कबड्डी कबड्डी बोलना। जिसने ज्यादा देर तक बोला वही मेरी टीम में होगा। तैयार? तैयार। कबड्डी 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 लगा और रवि अभी तक बोले ही जा रहा है। तो भाई, टीम फाइनल हो गई अपनी। मैं कैप्टन और मेरी टीम में है कमल, सुनील, समीर और रवि। अब मेरी टीम के सभी सदस्य ध्यान से सुनो। अगले हफ्ते कबड्डी का मुकाबला है, इसलिए हम रोज स्कूल की छुट्टी के बाद यहीं इसी मैदान में कबड्डी का अभ्यास करेंगे। बोलो, ठीक है? ठीक है। और अगले दिन स्कूल में
रवि, तुम्हारी आँख के आसपास ये काला निशान कैसा? क्या हुआ? मीना, कल रात को अंधेरे में मैं दरवाजे से टकरा गया और आँख पे जरा सी चोट लग गई। लेकिन तुम्हारी आँख देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी ने मारा हो। मैंने कहा ना, मुझे दरवाजे से टकराने के कारण चोट लगी है। रवि सुनो तो। रवि चला गया। रवि मीना की बात का जवाब दिए बिना ही क्लास में चला गया और फिर स्कूल की छुट्टी के बाद जब रवि, दीपू और बाकी दोस्तों के साथ कबड्डी का अभ्यास करने मैदान में पहुंचा। रवि, तुम्हारी आँख पे चोट लगी है, क्या तुम ऐसी हालत में खेल सकोगे? हाँ हाँ दीपू, बिल्कुल। ठीक है। कबड्डी 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 कबड्डी। आंख पे लगी चोट के कारण रवि ठीक से खेल नहीं पाया और दीवार में लगी एक कील में फंस के उसकी पैंट भी फट गई। और अगले दिन स्कूल में। रवि, तुम्हारी बाजू पे ये पट्टी? मीना, वो ठीक से दिखाई ना देने की वजह से कल रात मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया। उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद दीपू अपनी टीम के साथ कबड्डी का अभ्यास करने मैदान में पहुंचा। मीना के लाख मना करने के बावजूद रवि खेला, लेकिन उसकी बाजू में बहुत जोर से दर्द होने लगा। मीना फौरन उसे नर्स बहन जी के पास ले गई। रवि, तुमने अभी अभी बताया कि कल रात तुम पैर फिसलने की वजह से गिर पड़े थे, है ना? जी नर्स बहन जी। लेकिन तुम्हारी बाजू पे तो खरोंचों के निशान भी हैं, जो कि गिरने की वजह से नहीं आ सकते। तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे ना? ओहो, रो मत रवि, मुझे बताओ क्या बात है? नर्स बहन जी, कल रात को रमेश चाचा ने मुझे छड़ी से पीटा था। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि कल कबड्डी का अभ्यास करते हुए मेरी पैंट फट गई थी। रवि, तुम्हारी आँख पे ये चोट भी तुम्हारे चाचा जी के कारण? हाँ मीना, परीक्षा में कम नंबर लाने के कारण रमेश चाचा ने परसों मुझे खूब डांटा और पीटा भी। आज तुम्हारे मना करने के बाद भी मैंने कबड्डी का अभ्यास किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं टीम से बाहर हूँ और रमेश चाचा मुझे इस बात का ताना दे। रवि, तुमने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? किसको बताता नर्स बहन जी, माँ और बाबा तो शहर गए हुए हैं। तुम ये बात मुझे बता सकते थे, स्कूल में बहन जी को बता सकते थे, या फिर किसी बड़े से इस बारे में बात कर सकते थे। मैं बहुत डर गया था नर्स बहन जी। मुझे लगा कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो रमेश चाचा बहुत नाराज हो जाएंगे और मुझे फिर से पीटेंगे। तुम्हें पता है रवि, बच्चों पर हाथ उठाना कानूनी अपराध है। कानूनी अपराध? हाँ, स्कूल के टीचर, माता पिता या फिर रिश्तेदार, किसी को भी बच्चे पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं। और अगर कोई ऐसा करता है तो कानून की नजर में ये एक दंडनीय अपराध है। RTE का नाम सुना है तुमने? हाँ नर्स बहन जी, RTE यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम। हाँ, और RTE के अंतर्गत बच्चों पे किसी भी प्रकार की हिंसा एक अपराध है, चाहे वो हिंसा शारीरिक हो या मानसिक। मुझे ये बात पता नहीं थी नर्स बहन जी। रवि, अगर किसी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा हो तो सबसे पहले उसे अपने माता पिता से या फिर किसी बड़े से या अपनी टीचर से इस बारे में बात करनी चाहिए। नर्स बहन जी, रमेश चाचा भी तो मेरे बड़े हैं, लेकिन मैं समझ रही हूँ रवि, अगर हाथ उठाने वाला अपने घर का ही कोई सदस्य हो तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को तुरंत 1098 यानी चाइल्ड लाइन पे फोन करना चाहिए। नर्स बहन जी, अगर कोई बच्चा फोन ना कर सके तो उसे बाल संरक्षण समिति के किसी सदस्य से बात करनी चाहिए और किसी बड़े के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। शिकायत दर्ज करनी चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। मीना रवि को अपने घर ले गई। जब मीना के बाबा को पूरी बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत रवि के माता पिता को फोन किया, जो अगले ही दिन गांव लौट आए। फिर उन्होंने मीना के बाबा के साथ जाके बाल संरक्षण समिति के एक सदस्य से रवि के चाचा की शिकायत की। बाल संरक्षण समिति के सदस्य ने रवि के चाचा को अपने घर बुलवाया और कहा, देखो रमेश, इस बार तो हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आगे से तुमने ऐसा किया तो हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवा कर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी किसी भी बच्चे पे
ना तो हाथ उठाऊंगा और ना ही उसको डांटूंगा। रमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने पूरे गांव के सामने रवि से माफी भी मांगी और फिर 3-4 दिन बाद जब रवि की बाजू ठीक हुई और वो स्कूल गया। बहन जी, आज तो कबड्डी का मुकाबला होना था, फिर मैदान खाली क्यों है? क्योंकि अब मुकाबला होगा अगले हफ्ते, जिसमें तुम भी भाग ले सकोगे। सच? हाँ, लेकिन ये सब कैसे? मीना की वजह से। इसने प्रिंसिपल साहिबा को एक अर्जी लिखी कि कबड्डी के मुकाबले का आयोजन 1 हफ्ते बाद किया जाए ताकि तुम उसमें भाग ले सको। धन्यवाद मीना। धन्यवाद मीना, धन्यवाद मीना। भाई वाह, सचमुच बहुत चतुर और चपल है अपनी मीना। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। चलो अब जल्दी से सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता। कहते हैं मीना और मिट्ठू, बात ये रखना याद, बच्चों पे हिंसा करना है कानूनी अपराध। वाह 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 वाह, क्या कविता लिखी है इन दोनों ने। चलो अब सुनते हैं एक गुदगुदाता फड़फड़ाता मुस्कुराता हुआ गीत। ना गुस्से से ना डांट से, ना गुस्से से ना डांट से, ना कभी भी कोई मार से। ना गुस्से से ना डांट से, ना कभी भी कोई मार से। हम तो प्यारे बच्चे हैं जो बात समझते प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से। कुछ भी हासिल नहीं है होता, कुछ भी हासिल नहीं है होता झगड़े और तकरार से। हम तो प्यारे बच्चे हैं जो बात समझते प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से। स्कूल हो चाहे घर हो चाहे दोस्त हो चाहे यार, हम तो प्यार के भूखे हैं, बस मांगे हम तो प्यार। कभी जो हमसे गलती हो तो हम पे मत चिल्लाना, पास बिठा के प्यार से हमको बात सही समझाना। क्योंकि बुरा असर पड़ता है मन पे, बुरा असर पड़ता है मन पे डांट और मार से। हम तो प्यारे बच्चे हैं जो बात समझते प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से। जरा सोच लो, अगर तुमने जो हम पे उठाया हाथ, फोन उठा के मिला देंगे हम नंबर 1098। हर एक चीज को जानते हैं हम, जानते हैं नजदीक से। शिक्षा का अधिकार हमें मालूम है भैया ठीक से। सोचने एक मिली है, सोचने एक मिली है हमको इस अधिकार से। हम तो प्यारे बच्चे हैं जो बात समझते प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से। हम तो प्यारे बच्चे हैं जो बात समझते प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से। गाना सुन के तो मजा आ गया। चलो अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने। बच्चों, आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं तुम सबको एक शब्द बताऊंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है। ठीक है? जी बहन जी। तो आज का शब्द है सरल। बहन जी, सरल का पहला अक्षर है स और स से होता है सफेद। शाबाश दीपू। अब सफेद से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा? चेहरा सफेद पड़ना यानी बहुत घबरा जाना। बिल्कुल ठीक रानो। स के बाद सरल में आता है र और र से होती है रात। सही जवाब रवि। और मुहावरा? रात दिन एक करना, मतलब खूब मेहनत करना। बहन जी, अगला शब्द मैं बताऊं? हाँ सुनील, बताओ। स और र के बाद सरल में आता है ल और ल से होती है लार। शाबाश सुनील। और लार से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा? लार टपकना और इसका मतलब होता है मुंह में पानी आना या ललचा जाना। शाबाश मीना। मजा आया ना बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना?
फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1000003। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो करो, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अब हमारे कक्षा 6 के विद्यार्थी सुनेंगे अंग्रेजी का पाठ 7 फेयर प्ले, जिसे प्रस्तुत करने आ रही हैं अध्यापिका प्रीति जैन। Hello students, yours welcome. How are you? Hope you are doing good. Today we are going to read lesson 7, Fair Play of English textbook class 6. First we know about the title Fair Play. प्यारे बच्चों, fair means साफ सही, play, P-L-A-Y, play means खेलना, नाटक. But here fair play means सच्चा न्याय, निष्पक्ष न्याय, सही निर्णय. ओके, आपको पाठ के शीर्षक का अर्थ अच्छे से समझ आ ही गया होगा. इट इज ए स्टोरी रिटन बाय प्रेमचंद अबाउट 2 फ्रेंड्स. यह 2 मित्रों जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी की कहानी है. सो लेसन स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले स्टोरी पर थोड़ा सा जनरल डिस्कस करते हैं. हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? प्यारे बच्चों, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको कुछ गलत कहा हो, कुछ गलत किया हो, तब आपने क्या किया? What did you do? आपने उसके इस एटीट्यूड को चुपचाप सहन किया हो, शांत रहे हो, और did you tell your friend what you thought? या फिर आपने अपने फ्रेंड को वो सब कुछ कह दिया हो जो आप उसके बारे में सोच रहे थे. Let's read this story about 2 friends who had decided what was more important. आओ बच्चों, हम ये 2 मित्रों की कहानी पढ़ते हैं जिसमें उन दोनों मित्रों को यह डिसाइड करना है, यानी यह निर्णय लेना है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, फ्रेंडशिप एंड एनमिटी, और सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. क्या इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है, मित्रता और शत्रुता, या फिर यह समझ कि क्या सही है और क्या गलत है. यह कहानी आपको अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट यानी आदर सम्मान करने की भी प्रेरणा देती है. बहुत इंटरेस्टिंग है यह स्टोरी, ध्यान से सुनिएगा. फेयर प्ले पार्ट 1. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे मित्र थे. सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप when either of them went away from the village, the other looked after his family. उनमें इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि जब एक गांव से बाहर जाता था तो दूसरा उसकी फैमिली यानी परिवार को लुक्ड आफ्टर, देखभाल करता था. Both were greatly respected in the village. दोनों का गांव में बहुत सम्मान था. जुम्मन had an old aunt and who had some property. जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति थी. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would looked after. बूढ़ी चाची ने जुम्मन को अपनी संपत्ति इस समझौते के साथ ट्रांसफर कर दी, मतलब दे दी कि वह उसके साथ रहेगी और वह उसकी देखभाल करेगा. The arrangement worked well for a couple of years. यह अरेंजमेंट यानी व्यवस्था बच्चों थोड़े से समय, कपल ऑफ ईयर यानी 2 साल तक ही अच्छे से चलती है. देन द सिचुएशन चेंज. तब हालात परिस्थितियां बदल जाती है. जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. इंडिफरेंट मीन्स लॉस्ट इंटरेस्ट यानी लापरवाह. जुम्मन भी उसकी पत्नी की तरह चाची से बिल्कुल बेपरवाह हो गया. Who grudged even the little food that the old lady wanted every day. उसकी पत्नी चाची को बिना मन के, बिना इच्छा के इतना सा भोजन देती थी जो बूढ़ी आंट के लिए पर्याप्त नहीं होता था. She swallowed these insults along with her food for a few months. वह इस बेइज्जती को अपने भोजन के साथ swallowed मतलब निगलती रही. बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स. लेकिन पेशेंस यानी धैर्य की भी एक सीमा होती है. अब चाची की सहन शक्ति बच्चों बिल्कुल खत्म हो जाती है. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन.
एक दिन वह जुम्मन से कहती है, माई सन, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। मेरे बेटे, अब यह जाहिर है कि मेरा इस घर में रहना तुम सबको अच्छा नहीं लग रहा, यानी मैं तुम्हारे घर में बोझ बन गई हूँ। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। दया करके मुझे मंथली अलाउंस यानी मासिक भत्ता या कुछ पैसे दे दो, जिससे अपना अलग किचन सेट कर सकूं। माई वाइफ नोज हाउ टू रन द हाउस। मेरी वाइफ अच्छे से जानती है कि घर कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंट, शांति रखो। सैड जुम्मन शेमलेसली। जुम्मन ये बात बड़ी बेशर्मी से बोल देता है। दिस मेड हिज aunt वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। यह बात जो जुम्मन ने कही उससे आंट को बहुत गुस्सा आया और वे डिसाइड यानी निश्चय कर लेते हैं कि यह केस अब वो बच्चों ग्राम पंचायत में ले जाएगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स। कई दिनों तक बूढ़ी चाची अपने इस मुद्दे पर गांव वालों से बातें करती हुई दिखाई देती है। सम सिंपैथाइज्ड हर, कुछ उसके साथ सिंपैथी यानी सहानुभूति दिखाते हैं। अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ उस पर हंसते हैं। एंड ए फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। और अन्य लोगों ने बूढ़ी चाची को सलाह दी कि अपने नेफ्यू जुम्मन और उसकी पत्नी के साथ बातचीत करके उनको मना लो, मामले को सुलझा लो। At last she came to अलगू चौधरी and spoke to him. अंत में वह अलगू चौधरी के पास जाती है और सारी बातें बताती है, उसको अपना सारा किस्सा समझाती है। You know, चाची, जुम्मन is my best friend. तुम जानती हो ना चाची, जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। How can I go against him? मैं उसके अगेंस्ट खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? But is it right, my son, to keep mum and not to say? लेकिन मेरे बेटे, क्या यह सही है कि चुप रहना और कुछ नहीं बोलना? What you consider just and fair? तुम सच और न्याय को कंसीडर नहीं करोगे, मतलब मानोगे नहीं। Pleaded the old lady. Pleaded means गुहार लगाना। ओल्ड लेडी गुहार लगाती है। Come to पंचायत and speak truth. पंचायत में आना और सच सच कहना। अलगू didn't reply. अलगू कोई जवाब नहीं देता, but her words kept ringing in the ears. लेकिन बूढ़ी चाची के ये शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। अब क्या होगा बच्चों? इसके लिए हम स्टोरी का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। पार्ट सेकंड। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बेनियन ट्री। उसी शाम गांव के पुराने बेनियन यानी बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगती है। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द जज इज द वॉइस ऑफ गॉड। जुम्मन खड़ा होता है और कहता है कि पंच की आवाज भगवान की आवाज होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। अब मेरी आंट को मुख्य पंच को चुनना है। नॉमिनेट मीन्स मनोनीत करना है। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी। व्हाट डू यू से अलगू? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। ओल्ड लेडी कहती है, पंच किसी मित्र और दुश्मन को नहीं जानता, उसके सामने तो सब समान होते हैं। क्या बोलोगे अलगू इस बारे में? तुम्हारा क्या विचार है? Fine, replied जुम्मन, hiding his joy over this unexpected piece of luck. जुम्मन अपनी खुशी को छिपाते हुए बोलता है, सब ठीक है, क्योंकि उसको भाग्य से ज्यादा मिला, यानी कि अलगू तो उसका मित्र है और जो वो निर्णय लेगा वो उसके फेवर में होगा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन एंड अलगू। अलगू कहता है, चाची, तुम जुम्मन के सारी मेरी मित्रता को भली भली जानती हो ना? आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। आंट कहती है, हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी कंसाइंस मतलब अंतरात्मा की आवाज के आगे फ्रेंडशिप को आड़े नहीं आने दोगे। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। और अब बूढ़ी चाची अपना केस एक्सप्लेन करती है, अपना मैटर बताती है। जुम्मन सैड, अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। जुम्मन अलगू से कहता है, तुम और मैं बहुत पुराने मित्र हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। तुम्हारी आंट मुझे उतनी ही प्रिय है जितनी कि तुम। नाउ आई एम ए पंच। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। अब मैं एक पंच हूँ, तुम और तुम्हारी आंट मेरे लिए एक समान है, यानी कि दोनों बराबर हैं। What have you to say in your defense? अब अलगू जो मुख्य पंच है, जुम्मन को कहता है कि तुम अपने बचाव में क्या बोलना चाहते हो? कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो। 3 years ago, began जुम्मन,
माई आंट हैज ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। जुम्मन बोलना शुरू करता है, कहता है कि 3 वर्ष पूर्व चाची ने अपनी संपत्ति मुझे ट्रांसफर कर दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। और मैंने उसको प्रॉमिस मतलब वादा किया था कि जब तक वो जिंदा है मैं उसकी सहायता करूंगा, मैं उसको पूरा सपोर्ट करूंगा, उसकी देखभाल करूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड। मैंने सब कुछ किया जितना मैं कर सकता था। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब मेरी चाची मुझसे मासिक भत्ता यानी महीने का खर्चा मांग रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट्स ऑल आई हैव टू से। बस यही सब कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। बच्चों, अब जुम्मन अलगू से और अन्य लोगों से अपने मैटर पर सवाल जवाब करता है। देन अलगू अनाउंस्ड वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। तब अलगू निर्णय देता है कि हमने इस मसले को बहुत गहराई से यानी केयरफुली समझ लिया है, जान लिया है। इन अवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे आंट अ मंथली अलाउंस और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। हमारे विचार में जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस देना चाहिए या फिर चाची से जो उसने प्रॉपर्टी ली थी ना उसे वापस रिटर्न यानी लौटा देना चाहिए। बच्चों, अब दोनों फ्रेंड्स के बीच क्या होता है इसके लिए हम स्टोरी का 3rd पार्ट पढ़ते हैं। पार्ट 3। Days passed and as ill luck would have it, अलगू चौधरी found himself in a tight spot। तो बच्चों, दिन गुजरते गए। जो कहते हैं ना किसी का नसीब खराब होता है, तो अलगू चौधरी का भी नसीब इतना खराब था कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन में टाइट स्पॉट में फंस गया। One of his fine pair of bullocks died and sold other to समझू साहू। उसके पास एक अच्छे बैलों की जोड़ी थी जिसमें से एक बैल मर गया और जो दूसरा बचा था वो उसने समझू साहू को बेच दिया। The understanding was that the साहू would pay the price of the bullocks in a month of time। साहू ने अलगू से समझौता किया था कि वह इस बैल के पैसे 1 महीने के अंदर दे देगा। It so happened that the bullocks died within a month. Several months after the bullocks' death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid। अब क्या होता है बच्चों, 1 महीने के अंदर ही बुलक मर जाता है। कुछ महीने बीत जाने के बाद अब अलगू साहू को याद दिलाता है कि तुमने जो बैल मुझसे लिया था ना उसके पैसे अभी तक नहीं दिए। साहू गेट वेरी अनॉयड। ये बोलते साहू को बहुत गुस्सा आया। I can't pay you a penny for rest beast you sold me। मैं तुम्हें जो तुमने मरियल बीमार बुलक मुझे दिया है ना उसके लिए 1 पैनी यानी कोड़ी भी नहीं दे सकता। He brought us nothing but ruin। इसने हमें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिलाया। No money for the died bullock, he said angrily। साहू गुस्से से बोलता है, कोई पैसा नहीं मरे हुए बुलक के लिए। अलगू रेफर टू द केस टू द पंचायत। अब अलगू यह केस पंचायत को रेफर कर देता है। फॉर ए सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। कुछ ही महीनों में दूसरी बार फिर से पंचायत लगने की तैयारी होती है। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और अब दोनों ही पार्टीज अलगू और साहू लोगों से मीटिंग करने लगे, बातचीत करने लगे कि वे उनको सपोर्ट करे। अलगू कहता मेरे को सपोर्ट करो, साहू कहता तुम मेरे को सपोर्ट करो, मेरा यह मामला है। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बेनियन ट्री। बच्चों, अब पंचायत उसी पुराने बेनियन ट्री के फिर नीचे लगती है। अलगू स्टूड अप एंड सेड The voice of Punch is the voice of God। अलगू बेनियन ट्री के नीचे खड़ा होता है और कहता है पंच की आवाज भगवान की आवाज होती है। Let साहू nominate the head पंच। अब साहू अपनी इच्छा से मुख्य पंच को चुने। I will abide by his decision। मैं उसके निर्णय से सहमत होऊंगा। साहू saw his chance and proposed the name of जुम्मन। साहू क्या करता है, अब जुम्मन का नाम मुख्य पंच के रूप में प्रपोज करता है। अलगू's heart sank and he turned pale, but what he could do? अलगू का दिल बैठने लगता है और टेंशन से पीला पड़ने लगता है, पर कर क्या सकता है वो। The moment Jumman became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office। अब जुम्मन को मुख्य पंच बनने के बाद अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। Could he seated in the high place have his revenge now? जुम्मन अब यह सोच रहा था
कुड ही सीटेड मतलब इतने ऊंचे ओहदे पर बैठकर क्या वो बदला ले सकता है? ही थॉट एंड थॉट, वह सोचता रहा क्या करे. Now he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. उसको लगा कि their cases. अलगू और साऊ दोनों अपना अपना पक्ष बताते हैं. They were cross examined. वे दोनों आपस में सवाल जवाब करते हैं. केस was considered deeply. केस को पूरी गहराई के साथ सुना जाता है, विचार किया जाता है. Then Juman stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of bullocks." अब जुम्मन खड़ा होता है और घोषणा करता है कि हमारी राय है कि साहू को अलगू को बैल की कीमत चुकानी चाहिए. The death of the bullocks was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. बुलक की मृत्यु तो अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यवश हुई है, इसके लिए उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता. उसका कोई दोष ही नहीं है इसमें तो. Algu could not contain his feeling. He stood up and said loudly, over and over again, "Victory to the Panchayat. This is justice. Gods live in the voice of Panch." अलगू अपनी भावनाओं को अब बच्चों रोक नहीं सका और खड़ा होकर तेजी से बार बार बोला, जी तो पंचायत की, जी तो पंचायत की, पंचायत की जीत हो. यह न्याय है. भगवान पंच की वाणी में रहते हैं. बच्चों अब क्या होता है? Soon after, Juman came to Algu, embraced him and said, "Since the last panchayat, I had become your enemy. Today I realized what it means to be a panch." अब तुरंत जुम्मन अलगू के पास आता है. embraced him means उसे गले लगाता है और कहता है कि पिछली पंचायत से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन मुझे आज एहसास हुआ कि पंच के लिए क्या महत्वपूर्ण होता. पंच हैज नो फ्रेंड नो एनिमी. पंच का कोई मित्र कोई शत्रु नहीं होता. ही नोज ओनली जस्टिस. वह सिर्फ न्याय जानता है, सिर्फ और सिर्फ न्याय. बच्चों पंच के सामने तो सब समान होते हैं ना. Let no one divide from the path of justice and truth for friendship and enmity. बच्चों मित्रता और शत्रुता के लिए किसी को भी सच्चाई और न्याय के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए. यानी न्याय के सामने तो सब समान है. Algu embraced his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. अब अलगू अपने मित्र जुम्मन के गले लगता है और रोने लगा. उसके आंखों से जो आंसू निकल रहे थे ना, उसने उनके बीच में जो गलतफहमी पैदा हो गई थी वह सब धुलकर बह जाती है. बच्चों यह थी न्याय की जीत, सच्चा न्याय, फेयर प्ले. बच्चों आई होप आपको इस स्टोरी को सुनने में बड़ा मजा आया होगा. नाउ स्टूडेंट्स, हम सबको सच के रास्ते पर चलना चाहिए. अपने एल्डर्स बड़ों का रेस्पेक्ट यानी आदर सम्मान करना चाहिए. ओके, फिर मिलेंगे. गुड बाय. अभी कक्षा 6 के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी का पाठ 7 फेयर प्ले सुना अध्यापिका प्रीति जैन से. अब कक्षा 9 के विद्यार्थी विज्ञान का पाठ 6 ऊतक सुनेंगे अध्यापिका ओम प्रभा मेहता से. गुड मॉर्निंग बच्चों. शिक्षा वाणी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. बच्चों आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 9 विज्ञान का पाठ 6 जिसका नाम है ऊतक या टिश्यू. सबसे पहले ऊतक को समझने के लिए बच्चों हम समझते हैं कि जैसे हमारे घर की नींव को रखने के लिए एक ईंट रखी जाती है, धीरे धीरे ये ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती हैं, फिर उस घर की पूरी इमारत का निर्माण कर देती हैं. ठीक इसी प्रकार से हमारा शरीर है. इसकी इकाई भी उस ईंट की तरह ही एक कोशिका है और कई सारी कोशिकाएं मिलकर एक जीव का निर्माण कर लेती हैं. अब कितनी कोशिकाएं उस जीव का निर्माण कर रही हैं, इस आधार पर जीवों को हम 2 भागों में वर्गीकृत कर लेते हैं. एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव. एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है. इनमें सभी कार्य एक कोशिका द्वारा कर लिए जाते हैं, जैसे कि अमीबा जो कि एक सूक्ष्म जीव है. दूसरे प्रकार के जीव हैं बहुकोशिकीय जीव.
इनका शरीर कई लाखों कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, जैसे कि हम हैं या कई अन्य जंतु हैं। इन जीवों में अलग अलग कार्यों के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो गति करती हैं, श्वसन करती हैं, पाचन, उत्सर्जन, इन सब के लिए विशेष होती हैं। अब ऊतक क्या है, इसे हम समझ लेते हैं कि बच्चों, जो बहुकोशी के जीव हैं, उसमें विशेष कार्य को करने के लिए एक जैसी कोशिकाएं मिलकर एक समूह बनाती हैं, जिसे हम ऊतक कहते हैं। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ऊतक केवल बहुकोशी के जीवों में ही पाए जाते हैं, एक कोशिके में नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुकोशी के जीवों में श्रम विभाजन कैसे होता है। इसे आप अपने विद्यालय के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आपके विद्यालय में प्रिंसिपल हैं, वो अपना कार्य करते हैं, विद्यार्थी पढ़ने का कार्य करते हैं और शिक्षक पढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में भी विशेष प्रकार के ऊतक विशेष प्रकार का ही कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे पौधों और जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतकों की। पौधों में पाए जाने वाले ऊतक पादप ऊतक कहलाते हैं। अब देखिए, पादप तो एक स्थान पर रहते हैं। उन्हें एक स्थान पर रहने के लिए क्या करना होगा? उन्हें तेज धूप से, आंधी तूफान से स्वयं को बचाना होगा, और इसके लिए उनके ऊतक की बनावट भी विशेष प्रकार की होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे एक पेड़ है, वो 50 फीट ऊंचा है, तो इसमें उस ऊंचाई तक पानी कैसे पहुंचेगा? सोचो, पानी को उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए इसमें विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं, ये पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक और स्थायी ऊतक। सबसे पहले हम देखते हैं विभज्योतक। इसे मेरिस्टेम भी कहते हैं। बच्चों, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें विभाजन हो रहा है और कोशिकाएं जीवन पर्यंत विभाजन करती रहती हैं और इन्हें हम विभज्योतक कहते हैं। ये विभज्योतक पौधे में कहाँ स्थित हैं, इनकी स्थिति के आधार पर फिर हमें 3 पार्ट में इनको वर्गीकृत करते हैं। पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक, इसे बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। पार्श्व विभज्योतक लेटरल मेरिस्टेम। अंतर्विष्ट विभज्योतक इंटरकैलरी मेरिस्टेम। शीर्षस्थ विभज्योतक वह है जो पादप की जड़ और तने की वृद्धि वाले भागों में पाए जाते हैं और पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं। पार्श्व विभज्योतक जो पौधे के तने या जड़ की परिधि में होते हैं और ये पौधे की मोटाई में वृद्धि करते हैं। अंतर्विष्ट विभज्योतक ये पौधे में बीच बीच में पर्व संधियों में पाए जाते हैं। अब दूसरे प्रकार के पादप ऊतक हैं स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। जब कोशिकाओं में विभाजन बंद हो जाता है, तब इन परमानेंट टिश्यूज का निर्माण होता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक एवं जटिल स्थायी ऊतक। सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं सरल स्थायी ऊतक को। इसके 3 भाग होते हैं, मृदूतक पैरेन्काइमा, स्थूल कोणोतक कोलेनकाइमा, दृढ़ूतक स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम समझते हैं मृदूतक या पैरेन्काइमा को। जब कोशिकाएं आपस में मिलकर पैक होती हैं, तो इनके मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं और ये छोटे हो जाते हैं। ये पैरेन्काइमा ऊतक की एक विशेष बात है। पैरेन्काइमा ऊतक भोजन का भंडारण करते हैं। पैरेन्काइमा में पर्णहरित भी पाया जाता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और इस स्थिति में इन्हें क्लोरेन्काइमा नाम दिया जाता है। ये सभी जीवित कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। अब दूसरे प्रकार के स्थायी ऊतक है स्थूल कोणोतक या कोलेनकाइमा। इन ऊतकों की कोशिकाएं जब पैकिंग करती हैं, तो इनकी जो वॉल होती है कोणों पर अनियमित रूप से मोटी हो जाती है, इसलिए इनमें अंतरकोशी के अवकाश भी कम हो जाते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं भी जीवित होती हैं। इन ऊतकों की वजह से पौधों में लचीलापन आता है और लचीलापन आने से ये पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। यांत्रिक सहायता यानी ये इसे आंधी तूफानों के झटकों से बचाते रहते हैं। तीसरे प्रकार के सरल स्थायी ऊतक हैं दृढ़ोतक या
स्क्लेरेन्काइमा। इन ऊतकों की कोशिकाएं जब पैक होती हैं तो इनकी वॉल लिग्निन के जमाव के कारण मृत और मोटी हो जाती है और ये पौधे को कठोर और मजबूत बनाती हैं। लिग्निन क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ आपको विशेष रूप से याद रखना है कि स्क्लेरेन्काइमा लिग्निन के जमाव से ही मृत होता है। बच्चों, आपने नारियल का खोल देखा है? यह भी स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से ही बना होता है। इसी तरह से बादाम, अखरोट, इनके बाहरी आवरण भी स्क्लेरेन्काइमा से ही बने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी ऊतक। ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। बच्चों, इन्हें याद करने का सबसे सरल तरीका है, आप जल से याद रखें जाइलम और फल या फूड से याद रखें फ्लोएम। जाइलम पादपों में जड़ से जल को अवशोषित करके तने, शाखा और पत्तियों तक ले जाने का काम करता है। फ्लोएम पत्तियों में निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक लाता है। अब हम जाइलम को विस्तार से समझ लेते हैं। जाइलम में 4 एलिमेंट्स होते हैं या इसके 4 भाग होते हैं, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। इन चारों में से जाइलम पैरेन्काइमा ही एकमात्र जीवित भाग है, अन्य सब मृत भाग होते हैं। अब दूसरा जटिल ऊतक फ्लोएम, इसके भी 4 भाग होते हैं, चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। इसमें फ्लोएम फाइबर्स ही एकमात्र मृत कोशिकाएं हैं और अन्य सभी जीवित कोशिकाएं हैं। इसी के साथ बच्चों, अब हम पादप ऊतक को समझ चुके हैं। अब अगले हम ऊतक की बात करते हैं, जंतु ऊतक। बच्चों, जैसे हमने पादप ऊतकों में समझा था कि ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसी तरह से जंतु ऊतक भी 4 प्रकार के होते हैं, एपिथीलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथीलियमी ऊतक की। यह जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला एक कवच है। यह भी अलग अलग प्रकार का होता है जो अलग अलग भागों में पाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं सरल शल्की एपिथीलियमी ऊतक। इसमें कोशिकाओं का एक स्तर होता है। यह हमारी आहार नाल एवं मुंह की लाइनिंग बनाती हैं। शरीर का रक्षात्मक कवच इसी भाग से बनता है, स्तरित शल्की एपिथीलियम ऊतक। इसमें कोशिकाओं की कई लेयर्स होती हैं और ये हमारी त्वचा की लाइनिंग का निर्माण करता है। स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक, इसमें कोशिकाएं स्तंभ यानी पिलर के समान होती हैं और इसके द्वारा हमारी आंत्र के भीतरी भाग की लाइनिंग बनती है। घनाकार एपिथीलियमी ऊतक, इनकी कोशिकाएं घन के आकार की होती हैं और इनके द्वारा वृक्कीय नली, लार ग्रंथि की लाइनिंग बनती है। जो दूसरे प्रकार का जंतु ऊतक है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। ये ऐसे ऊतक हैं जिनकी कोशिकाएं आपस में ढीले से पैक होती हैं, यानी यहाँ पर भी अंतराकोशिकीय अवकाश बड़े होते हैं और इन अवकाशों में अंतरकोशिकीय अधात्री या मैट्रिक्स भरा होता है। संयोजी ऊतक के कई सारे उदाहरण हैं। इनमें से हम देखते हैं रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडराएं। अब सबको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम रक्त। हमारे शरीर में एक पाइपलाइन जैसी संरचनाओं में रक्त प्रवाहित होता रहता है, जिन्हें हम धमनी और शिराएं कहते हैं, और यह रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवहन का कार्य करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, गैसें, खनिज लवण इत्यादि को ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। रक्त में अधात्री के रूप में प्लाज्मा भरा होता है और इस प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन, सॉल्ट्स, हार्मोन सब पाए जाते हैं। दूसरे हैं अस्थि। अस्थि हमारे शरीर का पंजर यानी कि स्केलेटन का निर्माण करती है और शरीर को निश्चित आकार प्रदान करती है। अस्थि की जो अधात्री है वो कैल्शियम एवं फास्फेट से बनी होती है, इसीलिए हमारी अस्थियां बहुत मजबूत और कठोर होती हैं। उपास्थियां,
ये अस्थियां जितनी कठोर तो नहीं होती हैं, क्योंकि इनकी अधात्री प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है, लेकिन ये अस्थि के जोड़ों को चिकना बनाती हैं। ये हमारे नाक, कान, कंठ छूकर देखें एक बार। ये भाग जो लचीले होते हैं, ये उपास्थियों से बने रहते हैं। ये दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। कंडराएं यानी कि टेंडन्स, ये अस्थियों से हमारी मांसपेशियों को जोड़ती हैं। बच्चों, यहाँ से अब एक प्रश्न बनता है कि स्नायु और कंडराओं में क्या अंतर है, बता सकते हैं ना? ये थे संयोजी ऊतक। अब हम पढ़ते हैं पेशीय ऊतक के बारे में। ये वे ऊतक हैं जो हमारे शरीर में गति कराते हैं और ये लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं। इन कोशिकाओं को मसल्स फाइबर या रेशे कहते हैं। इन पेशियों में विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिनसे इनमें गति होती है। पेशीय ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं, रेखित पेशीय ऊतक और चिकनी पेशीय ऊतक, हृदयी पेशीय ऊतक। रेखित पेशीय ऊतक को समझते हैं। ये शरीर की ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करते हैं। ऐच्छिक गतियां यानी जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, जैसे चलना, हाथ पैर का उठाना। चिकने पेशीय ऊतक ये शरीर की अनैच्छिक गतियों पर नियंत्रण रखते हैं। अनैच्छिक गतियां यानी जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे हृदय का धड़कना, पलकों का झपकना। अब है हृदयी पेशीय ऊतक। ये भी अनैच्छिक होती हैं, परंतु हृदय में ही पाई जाती हैं। हृदय की धड़कन हमारे कंट्रोल में नहीं होती ना, इसलिए इन्हें भी अनैच्छिक गति वाली पेशियां कहा जाता है। अब हम चौथे जंतु ऊतक, तंत्रिका ऊतक को समझते हैं। यह तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने आता है बच्चों कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, बता सकते हैं? न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर के तंत्रिका ऊतकों का निर्माण करती हैं। तंत्रिका ऊतकों के भी बहुत सारे भाग होते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिकाएं यानी कि नर्व्स, ये सब एक साथ कोऑर्डिनेशन या समन्वय से कार्य करते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ही हमें कोई कांटा चुभा, तंत्रिकाएं इसकी संवेदना लेकर स्पाइनल कॉर्ड को जाती हैं, वहां से ये ब्रेन में पहुंचती हैं और ब्रेन इस पर तुरंत कार्य करके तंत्रिकाओं से शरीर के उस अंग तक जहां पर की कांटा चुभा था, वहां अपनी प्रेरणा भेजता है और हम अपना अंग तुरंत उस स्थान से हटा लेते हैं। इस प्रकार नर्वस टिश्यू पूरे शरीर में सूचनाओं का प्रसारण करते रहते हैं। जैसे आप इस पाठ का प्रसारण सुन रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा है कि प्रेरणा मुझ तक कैसे पहुंच रही है ना बच्चों? मुझ तक ऐसे पहुंच रही है कि आपको पाठ समझ में आ गया। अब मैं एक बार संक्षिप्त में आपको पुनः समझा देती हूँ। इसका आप मेरे साथ साथ एक माइंड मैप बनाते चलें कि बच्चों, ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पादप ऊतक पुनः 2 प्रकार के होते हैं, विभजोतक और स्थायी ऊतक। विभजोतक को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, शीर्षस्थ विभजोतक, पार्श्व विभजोतक और अंतर्विष्ट विभजोतक। इसी प्रकार स्थायी ऊतक को भी हम 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, सरल स्थायी ऊतक एवं जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के हमने पढ़े थे, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। जटिल स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसी तरह से बच्चों हमने जंतु ऊतक पढ़े थे। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों अब ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। ध्यान रखें अपना और अपनों का। अभी कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने विज्ञान का पाठ 6 ऊतक सुना, जिसे प्रस्तुत किया था अध्यापिका ओम प्रभा।